नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय पिछले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 3 दिनों से नागपुर में हुई एक पक्षीय सांप्रदायिक हिंसा पूरे देश में चिंता और बहस का विषय बनी है। पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां अपने अपने तरीके से बात करती हैं और उसमें गैर जिम्मेवार बात है। कोई कह रहा है कि ये तो भाजपा आरएसएस की प्लानिंग थी, उसी ने करा दिया। कोई कोई संजय राउत जैसे नेता कह रहे हैं कि ये तो नया पैटर्न है, नागपुर में कैसे हमला हो सकता है, वहां तो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां तो जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है उनका वो चुनाव क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो रहते हैं, वहां नितिन गडकरी जी का क्षेत्र है। इतने बड़े केंद्र में किसकी हिम्मत हो गई कि हमला कर दे? तो यह तो और कुछ नहीं है, इन्हीं लोगों ने अपने लोगों से हमला कराया है, फिर दंगे पैदा किया है, लोगों में डर पैदा करो, इनकी शासन की प्रणाली है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में इतने व्यापक बहुमत होने के बाद अभी सरकार गठित हुए 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं और उसको हिंसा और दंगे कराने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई, ये संजय राउत ही कहते हैं। संजय राउत का बयान उसी ढंग से घातक है जैसे दंगा भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए कोई बयान दे रहा हो। अब जो नागपुर से समाचार आ रहा है, ये तो सबको पता था कि औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से, या जहां भी इसको खुलदाबाद कहते हैं, वहां से हटाने के लिए एक व्यापक मांग चल रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने बंद का आह्वान किया, उसके खिलाफ बंद नहीं, हड़ताल, धरना प्रदर्शन की अपील की थी और कार्यक्रम दिया था। तो महाराष्ट्र में अनेक जगह ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे और वहीं नागपुर में भी इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था। अभी तक के जो पुष्ट जानकारी है वो ये है कि नागपुर के जो मध्य नागपुर माना जाता है, वहाँ गांधी गेट है, वहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए, औरंगजेब का प्रतीकात्मक कब्र बनाया, औरंगजेब का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसका दहन किया। बहुत सारे आंदोलनों में शव दहन किए जाते हैं, पुतला बनाकर दहन किया जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, सोशल मीडिया पर चल गया, कहीं चल रहा था कि वहां पवित्र कुरान शरीफ जला दिया गया, कहीं था कि हमारा तो इस्लाम का रंग हरा है, हरे रंग पर कुरान शरीफ की आयतें लिख कर उसको जला दिया, ये इस्लाम विरोधी आचरण है। और अब पता चल रहा है कि वहां शहर का जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है फहीम समीम खान 50-60 लोगों को लेकर और पुलिस थाने में गया और थाने में उसने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे धर्म के पवित्र जो है आयत को ये वो जलाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पता चल रहा है कि तब तक शायद ये जलाने की कार्रवाई भी नहीं हुई थी। तो ये जब कुछ पहले से एफआईआर दर्ज करा देना, ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग हो कि पहले एफआईआर दर्ज कराओ और फिर जाकर के हिंसा करो, ताकि आधार रहे कि हाँ, इन्होंने वाकई कुरान शरीफ या हरे रंग पर जो कुरान की आयतें हैं उसको लिख के जलाया और उसके विरुद्ध हम लोग वहां विरोध करने गए थे और दोनों पक्ष में झंझट हुआ है, एक पक्षीय हमला नहीं था। तो एक पूरी सुनियोजित तरीका लगता है। सुनियोजित, फिर वही व्यक्ति करीब 500-600 लोगों को लेकर के और उस प्रदर्शन के जगह पर पहुंचता है और उसमें कुल्हाड़ी, उसके बाद पत्थर, लाठी और पता नहीं और कितने प्रकार के हथियार थे। अभी एक साथ इतनी संख्या में लोग किसी प्रदर्शन के बाहर हथियार लेकर आ जाए और डराने लगे, लहराने लगे, क्या स्थिति पैदा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन, लोग निहत्थे जाते हैं। अब कितनी पुलिस के बंदोबस्त थी, यह भी जांच का विषय है कि आखिर वहां पुलिस कहां थी, कितनी संख्या में थी। ऐसे कैसे कोई आकर इस प्रकार से धमकी दे सके, इस प्रकार से सीधा का सीधा हिंसा कर सकता, और हिंसा की शुरुआत भी उसने कर दी। पुलिस वाले तक पर भी हमले हुए और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ है शहर में, वो धीरे धीरे परत खुल रही है कि अंधेरे का लाभ उठाकर जगह जगह हिंसा की गई। हिंसा करने वाले ज्यादातर नकाबपोश के लोग होते थे, सबके हाथों में हथियार थे और उसमें पेट्रोल बम तक का प्रयोग हुआ है। तो आप पेट्रोल बम, लाठी, भाला, पत्थर, आप ये सब लेकर के हमले हो रहे हैं। तो ये तो सुनियोजित थी
और भी इसमें कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिनसे हमला सुनियोजित लगता है। जैसे नागपुर का कुछ क्षेत्र है, सीए रोड, भालदारपुरा, गंजीपेट, हंसापुरी, गांधी बाग, चिटनबीस पार्क, वहाँ पुरानी मोटरसाइकिल और ऑटो स्पेयर्स पार्ट की दुकानें हैं। ये सारी दुकानें वहाँ मुस्लिम समुदाय की, ये ज़्यादातर कह सकते हो सकता है सारी भी हो, कुछ कहीं नहीं हो, इसलिए ज़्यादातर दुकानें। और यह दुकान 17 मार्च को सुबह, जिस दिन ये घटना हुई है, सोमवार थी, उस दिन सुबह से ही दुकानें बंद थी। क्यों बंद थी भाई? इनको किसने बंद करने के लिए कहा गया था? उसी तरह से जो मोमिनपुरा इलाका है, उसमें लगभग 150 गाड़ियां खड़ी होती थी और गाड़ियां सब ज़्यादातर उसमें मुस्लिमों की ही गाड़ियां थी और वहाँ उनकी एक भी गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं थी। तो ये सब ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये तो केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, पहले से हिंसा की तैयारी थी। और फिर जिस ढंग से शहर में जगह जगह निकले और चुन चुन कर केवल हिंदू के दुकानों को, या गैर मुस्लिम कह सकते हैं, हिंदुओं के उन्हीं के दुकानों को, उन्हीं के घरों को निशाना बनाया गया, जिनका कुछ लेना देना नहीं था, कि सबको जला दो, सबको मार दो, जिसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी तोड़ी गई, जले। एकदम कुछ समय के लिए लगता था कि कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। जब यहाँ एक बार प्रश्न तो उठता है कि जब एक बार भीड़ हिंसक होकर हाथों में हथियार लेकर और प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध हिंसा कर चुकी हो, उसके बाद त्वरित तरीके से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिर लोगों ने कैसे अपना समय बिताया होगा? क्योंकि सामान्यतः किसी गैर मुस्लिम के घर में, अब विशेषकर हिंदुओं के घर में, तो अब किसी प्रकार के हथियार रहते ही नहीं है। सब पहले घरों में कम से कम जानवरों की दृष्टि से, सांप की दृष्टि से, और रात में चोर आ जाए, डकैत आ जाए, इन सब से बचाव के लिए भी, या कोई अनहोनी हो जाए, उस दृष्टि से घरों में लाठियां, भाले, परसे, बर्छियां, कुछ तलवार और भी छोटी छोटी ऐसी चीजें हर घर में होती थी। वो हिंसा के लिए नहीं था। अब तो किसी घर में है, होता नहीं है। तो लोग तो अपने में सिमटे हुए हैं, कोई हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार तो रहता नहीं है। लेकिन इतने व्यापक क्षेत्र में हिंसा हो जाना, इतनी भारी संख्या में लोगों का निकल जाना और तैयारी से निकलना, उनको पता था। लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग बाहर के थे, नकाब पोश हैं। अभी तक तो FIR दर्ज हुए हैं, 50 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मुख्य, और जिनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, वो FIR ज्यादातर नागपुर शहर के ही आरोपी है। जाफरनगर, ताजबाग, मोमिनपुरा, भालदारपुरा, सीए रोड, इन्हीं सब क्षेत्रों के लोग हैं और वो सब वहीं के हैं। तो ये कहना कि सब बाहर के लोग आ गए थे और बाहर के लोगों ने ऐसा कर दिया, ये तो इससे स्थापित नहीं होता है। अब अगर विरोध हिंसक हो जाए, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दे, लोहे की छड़ों घातों हथियारों से हमला कर दे और पुलिस कर्मियों तक को अपनी सुरक्षा के लिए समस्या हो जाए, तो फिर तो समझना पड़ेगा कि स्थिति ज़्यादा गंभीर है, या कहे कि एक सीमा क्रॉस कर चुकी है। और इस सीमा क्रॉस की है तो फिर कैसे आप उसको संभालेंगे? अब FIR में कहा जा रहा है कि नागपुर में हिंसा के दौरान, मैं कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आरोपियों में से एक ने अंधेरे का फायदा उठाया और ड्यूटी पर तैनात RCP दस्ते की एक महिला पुलिस अधिकारी की वर्दी और शरीर को उसके कपड़े उतारने के लिए छुआ। आरोपी ने कुछ महिला पुलिस कर्मियों के साथ अश्लील इशारे भी किए और दुर्व्यवहार किया। ये घटना, ये जो FIR है, गणेशपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और उसकी ये पंक्ति मैं बता रहा हूँ। तो अब इस प्रकार की स्थिति है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि औरंगजेब से किसका प्रेम है, औरंगजेब से किसका लगाव है? अगर औरंगजेब की कब्र को कोई हटा दे रहा है तो उससे यहाँ के मुसलमानों को, नागपुर के, महाराष्ट्र के, देश के मुसलमानों का औरंगजेब से क्या लेना देना है? ये बताते हैं कि औरंगजेब हमारा कुछ नहीं था, मुगल हमारा कुछ नहीं था, तो फिर औरंगजेब के कब्र का कोई विरोध कर रहा हो तो उस पर आप हमले क्यों करेंगे भाई? आप हिंसा क्यों करेंगे? आपका कोई बिगाड़ नहीं गया है, आपके माता पिता, बाबा दादा के कब्र को तो कोई छूने नहीं गया है, औरंगजेब का कब्र है। तो ये एक मानसिकता है, जिस मानसिकता से अबू आजमी ने और बयान दिया था कि औरंगजेब तो क्रूर था ही नहीं, वो तो महान शासक था, उसने तो मंदिर भी बनवाए, चंदे भी दिए, और उसके काल में तो हिंदू भी उसके शासन काल में थे, हिंदू थे। जब ज्यादातर क्षेत्रों में शासन आपका होगा तो हिंदू तो उसमें होंगे, सेना में भी होंगे, सेना आपके कमांडर में भी होंगे, आपके दरबार में भी होंगे।
ऐसा तो नहीं हो सकता है केवल मुसलमानों से ही चल जाता है, तो वो तो होंगे। उसका होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, लेकिन अभी मैं औरंगजेब पर चर्चा अदा नहीं करूंगा। एक मानसिकता है, यह मानसिकता बताता है कि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसी तरह से मानकर चलता है कि औरंगजेब की तरह ही इस देश में और इस्लामीकरण होना चाहिए। जो इस्लाम न माने उसके विरुद्ध का हिंसा होनी चाहिए। और यह भी कि भाई औरंगजेब हमारा अगर आदर्श है और उसका कब्र, औरंगजेब अगर आपका कुछ नहीं तो आपने उसको अपना आइडियल माना है, आपका आपके लिए वो आज भी आलमगीर है, तभी तो आप इस ढंग से हिंसा करते हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान बहुत कड़ा है और ये अच्छा है। एकनाथ शिंदे भी बता रहे हैं कि सुनियोजित हिंसा थी, कि मुझे उम्मीद है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक घटना बताती है कि पूरे महाराष्ट्र में कम से कम एक बार गहराई से छानबीन हो। पहले भी औरंगजेब को लेकर वहाँ हंगामा हो चुका है, पहले भी औरंगजेब को लेकर के और वहाँ प्रदर्शन हो चुके हैं, कई जगह हिंसा करने की कोशिश हो चुकी है, विधानसभा चुनाव के पूर्व भी हो चुका है। तो ये औरंगजेब के इतने समर्थक पैदा हो गए कहाँ से हुए, किसने उनके कानों में ये बात भरा है? क्योंकि ये गहरे जांच का विषय है। और छानबीन करके दोषियों को एक साथ पकड़ के सजा नहीं दी गई, जेल के अंदर नहीं डाला गया, और ये मैसेज नहीं गया कि कानून का राज है और कानून के राज के विरुद्ध जो कुछ भी होगा उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, तो आगे और हिंसा हो सकती है। और सरकार के साथ साथ समाज के लिए भी चेतावनी है कि समाज तो तय करे कि उसे क्या करना है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति सरेआम इतना साहस करता है कि एक देशव्यापी संगठन प्रदर्शन कर रहा है, आप उसके प्रदर्शन से सहमत है या असहमत है वो अलग पक्ष होता है, आप पहले जाके एफआईआर दर्ज कराते हो और वहां भी जाके हंगामा करते हो कि आप उनको अरेस्ट करो, और फिर आप भारी संख्या में लोगों को ले आकर के हिंसा करते हो, हमले करते हो, और फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया पर चलने लगता है। और एकाएक तो ईंट पत्थर उतने फोड़े नहीं गए होंगे, एकाएक तो हथियार इकट्ठे नहीं होंगे, वो सब पहले से ही इकट्ठे थे, और फिर आप हमले शुरू कर देते हो, आपको किसी का भय नहीं है। तो ये भाव कहां से पैदा होता है, ये भाव कहां तक जाएगा? क्या ये भावना पूरे महाराष्ट्र को जला के राख कर देगा, देश को जला के राख कर देगा? क्या गैर मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होगा? क्या वाकई जो इस देश में इस प्रकार से औरंगजेब के को लेकर के आज भी लोग खड़े हो सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, मरने मारने को उतार हो सकते, तो कल्पना नहीं थी। फिर तो जिन लोगों ने वहां औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी वो गलत थे। आज तो उनके लोगों को उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को चुनवाया है, गुरु तेग बहादुर की किस ढंग से हत्या की है। और वो तो कम से कम उस समुदाय उस समाज को भी औरंगजेब के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति लोगों को खड़ा होना चाहिए, जहां जहां उसने क्रूरताएं की हैं जाटों के खिलाफ, जहां जहां किया उन सबको खड़ा होना चाहिए और उन सबको सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप विरोध कम से कम अहिंसक तरीके से विरोध नहीं करेंगे तो बाकी जो हिंसक शक्तियां हैं वो कैसे शांत होंगी, और सरकार पर भी तभी दबाव बनेगा। तो मित्रों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों से भी कराइए। अच्छी संख्या होगी तो आपसे संवाद करने में मुझे आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।